हरभजन भाई साहब आपके पास आ रहा हूं। आपसे बहुत स्पष्ट सी चीज है कि इस बार वो जय किसान जैसा उन्होंने कहा ना, बहुत एक पासिंग रेफरेंस था, कोई उस पे लंबी चौड़ी बात नहीं कही। किसान आंदोलन जो वापस हुआ पिछले नवंबर 2021 में, उसके बाद का ये पहला 15 अगस्त का भाषण था। उसके बाद बेरोजगारी अपनी समस्या है, LIC को जिस तरह से बेचा गया है और उसका जो दाम गिरा है, मैं इन सब चीजों को मिला जुला के हरभजन सिंह सिद्धू साहब, आपको नहीं लग रहा है कि कहीं मतलब कुछ हम लोग सोच रहे थे कि 15 अगस्त में कुछ अनाउंसमेंट होगा, कुछ ऐसा होगा, कुछ भी नहीं आया, ना किसानों के लिए, ना मजदूरों के लिए, ना PSUs के लिए। आप कैसे देख रहे हैं इस बजट, इस स्पीच को? सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे मौका दिया, आपने इतने इम्पोर्टेंट इंटरव्यू के अंदर भागीदारी बनने का, और आपने विषय भी बहुत ही महत्वपूर्ण चुना है, क्योंकि अभी देश को संबोधन किया जो हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने, और उन्होंने जिन विषयों को टच किया है उसके ऊपर आपने चर्चा रखी है कि उसका विश्लेषण करने के लिए कुछ चीज छूट गए हैं प्रधानमंत्री जी, वो मैं बड़ा ताजुब कर रहा हूं कि उनको ये बताना चाहिए था कि हमारे देश में ड्यूरिंग पेंडेमिक महामारी के अंदर 80 करोड़ को तो उन्होंने खाना दिया है फ्री में, परंतु 100 अरबपति से 40 अरबपति बढ़ गए, 140 अरबपति हो गए इसी पेंडेमिक में। और हमारे मुकेश अंबानी जो हैं वो एशिया के रिचेस्ट आदमी हो गए इसी पेंडेमिक में, महामारी में। और गौतम अडानी जो है वो चौथे रिचेस्ट आदमी बन गए इसी महामारी के अंदर। उसको महामारी के अंदर ही अंदर जब डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट लगा हुआ था, हमारे इंटरनेशनल एयरपोर्ट उनको हवाले कर दिए, कैसे बिडिंग हुई कैसे नहीं हुई, जिनको कि गौतम अडानी को मेरे ख्याल से 1 घंटे का भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट को मैनेजमेंट करने का नॉलेज नहीं है। और उनको पब्लिक मनी का जो इन्वेस्टमेंट उसमें हुआ था, वो सारे के सारे एयरपोर्ट उनको बड़े आराम से हैंडओवर कर दिए। और अभी हमारे देश के बड़े बड़े नेता भी ये बोल रहे हैं कि अगर एयरपोर्ट पे उतरे तो वहां पर कोई महिला उनको गुलदस्ता लेके आती हैं कि अडानी एयरपोर्ट की तरफ से आपका स्वागत है। तो जो मेरे हिसाब से उनको कहना चाहिए था कि हमारे जो पेंडेमिक में जॉब लॉसेस हुई हैं, तकरीबन मेरे हिसाब से 40 करोड़ इनफॉर्मल वर्कर हिट हुआ था, उसमें 54 करोड़ वर्कर है टोटल, और उसमें सिर्फ 7% फॉर्मल सेक्टर में है, बाकी 93% इनफॉर्मल सेक्टर में, जहां पर कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं है। तो उनकी नौकरी के बारे में जो वायदा किया था माननीय प्रधानमंत्री जी ने, पब्लिक अनाउंसमेंट की थी टीवी के ऊपर कि कोई भी मालिक इनको नौकरी से निकालेगा नहीं, और इनको इनका रोजी रोटी जारी रहेगी, इनके रहने की व्यवस्था करेंगे, इनके खाने पीने की व्यवस्था करेंगे, दवा दारू की व्यवस्था करेंगे, इनके बुजुर्गों का बच्चों का ख्याल रखेंगे। उसमें एक भी देश के पूंजीपति ने प्रधानमंत्री की अपील को नहीं माना। और डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट में होम सेक्रेटरी ने एक आदेश निकाले थे चीफ सेक्रेटरीज को कि ये इसका पालन करना है, परंतु बड़े दुख की बात है कि कुछ एम्प्लॉयर के एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट चले गए, और वहां पर सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि किस रूल के तहत ये आदेश गए हैं, तो इन्होंने विद द कनाइवेंस ऑफ गवर्नमेंट वो ऑर्डर वापस ले लिया सुप्रीम कोर्ट से, वो अपना देश से, और ये कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि गवर्नमेंट को इसमें नहीं आना चाहिए, ये तो मैटर जो है वर्कर और एम्प्लॉयर का है, वो आपस में बैठ के सुलझा लेंगे। अभी तक आनंद जी एक भी वर्कर को उस जो पेंडेमिक के अंदर जो भूखों मरा है, घर से बाहर निकल गए, पैदल चल के गए, लड़की ने 400 किलोमीटर साइकिल चलाई अपने बीमार बाप को घर में ले जाने के लिए, बच्चों का जन्म हो गया उसी रास्ते के अंदर दौरान में, 7 आदमी मर गए रतलाम में, क्योंकि वो पुलिस से डर के मारे डंडे ना पड़े तो वो ट्रैक पर चल दिए थे, रेलवे बंद है, और थक के सो गए थे, उसको गुड्स ट्रेन ने उसको क्रश कर दिया। उनके आज तक ना तो कोई उनको कंपनसेशन है, जैसे कि वो पहले देश के दुश्मन थे, वो ऐसा काम कर रहे थे कि जो देश के खिलाफ है, उनको आज तक भी जो कोई कंपनसेशन नहीं मिला। उनके कोई बच्चों का कोई किसी ने पूछा नहीं कि उनका क्या हालचाल है। और जो मनरेगा में सारे निकाल दिए गए, उसका बजट कम कर दिया गया। देश का जो कहते हैं श्रम में जयते जिसको ये कहते हैं, हम पूजा करते हैं, और जो राष्ट्र के निर्माण करता है, जिनको हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी निर्माण करता बोलते हैं, उनकी क्या दुर्दशा है इस हाल में। ना तो महंगाई पर कुछ बोले कि इस महंगाई के अंदर वो जो बिलो पॉवर्टी लाइन 80 करोड़ जिनको खाना दे रहे हैं, वो बच्चों को पढ़ाएंगे कैसे, क्योंकि सारे एजुकेशन तो इन्होंने कमर्शलाइज कर दिया। हॉस्पिटलों के अंदर क्या दुर्दशा रही
इस पेंडेमिक के अंदर वो किसी से छुपी हुई नहीं है कि वहां पर ना तो बेड थे, ना वेंटिलेटर थे, ना मेडिकल स्टाफ डॉक्टर पूरे थे, ना मेडिसिन अवेलेबल थी, और लोग बाग सड़कों पर दम तोड़ गए थे, जलाने के लिए जगह कहीं नहीं थी। ये जो चीजें उन्होंने इसके बारे में कोई रोशनी गेरी नहीं, उन्होंने अपना पॉलिटिकल एजेंडा डिक्लेयर किया है, क्योंकि उनको नजर आ रहा है कि अगले चुनावों में जाने से पहले कांग्रेस के जो शीर्ष नेता हैं उनको करप्शन में जेल में भेज दें, और उधर जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर बिहार में बना है, जिसका सीबीआई ने केस रजिस्टर किया है करप्शन का, उसको जेल में भेज दें, और जितने भी परिवारवाद के अंदर जिसके ऊपर सीबीआई के ईडी के नोटिस हैं उनको पकड़ के जेल में भेज दें, और पब्लिक मेरी मदद करे, ये उन्होंने ओपनली अपील करी है कि करप्शन को खत्म करने के लिए। और परिवारवाद का पहले तो मेरे ख्याल से इनको पार्टी के अंदर ये डिस्कशन करना चाहिए था बीजेपी में, कि परिवारवाद उनके अंदर कैसा पनप रहा है। जो अभी जिक्र किया अपना दुबे जी ने, या आपने जिक्र किया था, जो शाह साहब का लड़का जो है वो देश के क्रिकेट बोर्ड का जो है वो चेयरमैन बन गया, और कैसे वो रातों रात अमीर आदमी बन गया, उन इश्यू पर कोई भी चर्चा नहीं की है, परंतु अपना पॉलिटिकल एजेंडा उन्होंने डिक्लेयर कर दिया है कि हाउ टू गो फॉर 24 इलेक्शन, और उसमें पोजीशन को कैसे हैंडल करना है उसके बारे में डिक्लेयर किया है, जो मैं समझता हूं कि इसमें जो उनका नटशल निकलता है भाषण का। सिद्धू साहब, सिर्फ बहुत बहुत संक्षेप में, ये जो किसान आंदोलन वापस हुआ था उस समय भी लिखित सरकार ने दिया था कि हम जो किसानों ने शहादत दी थी उनको कॉम्पनसेशन देंगे, स्टेट गवर्नमेंट। जहां तक मेरी सूचना है अभी तक किसी को कोई कॉम्पनसेशन मिला नहीं है। मैं सिर्फ एक जल्दी से इस पे आपसे समझ लूं, किसी को मिला है क्या? कंपनसेशन नहीं मिला है जी, उसमें किसानों का अभी फिर दोबारा कोशिश कर रहे हैं कि भी उसको दोबारा से फिर, क्योंकि उसमें गौतम अडानी ने जितने भी अंडरग्राउंड स्टोरेज बनाए थे जिसमें अरबों रुपया देश का लगाया था, वो खाली पड़े हैं। उनको भरने के लिए जो इन्होंने सीलिंग स्टोरेज के ऊपर खत्म की थी, ये दोबारा से कोशिश में लगे हैं कि उसको फिर दोबारा से कर दिया जाए। बाकी किसानों का कुछ भी अभी तक कंपनसेशन नहीं मिला, और उनका जो जितना उनके खिलाफ जो उनको मदद कर रहे थे उनके खिलाफ केस रजिस्टर्ड है, वो भी वापस नहीं हुए जिन्होंने उनकी मदद की, जो आड़ती हैं या कोई और बिजनेसमैन है। जी मैं नहीं, आप हरभजन सिंह साहब आ गए हैं। हरभजन सिंह साहब, आपसे एक जरा मेरा एक और प्रश्न है, वो थोड़ा, क्योंकि आप जब यूनियन में रहते हैं तो आपके लिए सब बराबर रहते हैं, और आप जब किसानों की बात करते हैं तब आज प्रधानमंत्री जी ने कहा एकता और एकजुटता। अब एक तरफ तो वो किसी मुसलमान को टिकट तक नहीं देते हैं, ना गुजरात में देते थे जहां वो सर्वे सर्वा थे, ना यूपी में देते थे, ना लोकसभा में कोई देते हैं, अब तो राज्यसभा में भी उनका कोई मुस्लिम वो नहीं रह गया। तो क्या वो हिंदुओं को एकजुट की बात होने की कह रहे हैं? मुझे तो ऐसा लगता है एकता और एकजुटता ये शायद जनरल समाज के लिए कहा है, कि केवल हिंदुओं को उन्होंने संदेश दिया कि एकता और एकजुट हो जाओ? हरभजन सिंह साहब। आनंद जी, इसमें देखिए गवर्नमेंट जो रूलिंग में है उसकी मंशा बड़ी क्लियर है, कितनी शार्पली उन्होंने हमारे इंडियन सोसाइटी को डिवाइड किया है। वो आप पिछले जो जितने धर्म संसद हुए हैं उनके भाषणों को, उनकी जो उन्होंने प्लानिंग आउट की है कि अभी हमारे को हथियार उठा लेने चाहिए और सीधा डायरेक्ट डील करना चाहिए, और जिस तरीके से देश के अंदर माइनॉरिटी को हैंडल कर रहे हैं, जिस तरीके से एससी शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, आदिवासियों के साथ जिस तरीके का व्यवहार हो रहा है, ये जग जाहिर है। और परंतु मेरे को सिर्फ, क्योंकि बहुत वरिष्ठ पत्रकार दुबे जी हैं और प्रधान जी तो अभी खैर उनका मेरे ख्याल सिग्नल डाउन हो गया, ये मैंने कल टीवी पे डिबेट देखा, जो बड़ा टीवी है आज तक वाला, वो प्रधानमंत्री जी को अभी से ही 54% पॉपुलर प्रधानमंत्री बता दिया, और नेहरू से कंपेयर कर रहे हैं जो लेस देन 10% उसको वोट दे रहे हैं। अब मुझे नहीं समझ में आ रहा कि हमारे नेशनल टीवी जो हैं, जो पत्रकारिता जो कहते हैं कि डेमोक्रेसी का चौथा खंबा है, वो मतलब ऐसा 24 घंटे प्रचार चला रहे हैं। या तो पाकिस्तान हिंदुस्तान चलता है हर चैनल पे, जब ऑन करो वो पाकिस्तान हिंदुस्तान शुरू हो जाता है। चीन का नाम ही नहीं लेते हैं, क्योंकि अभी कमांडर साहब ने सारा कुछ क्लियर कर दिया, उसमें कुछ चीज छुपी नहीं है। और प्रधान जी जो है वो बड़े वरिष्ठ पत्रकार है, वो बोल गए हैं कि मतलब मीन्स के डिक्टेटरशिप है, तानाशाही है। वो राजा की बात तो नहीं मेरे गले से उतर रही है, तानाशाही बोल सकते हैं हम इसको। विद इन पार्टी भी कोई कुछ नहीं कह सकता, वो अगर बोलेगा तो वो भी हाशिए पे जाएगा। और बाहर अपोजिशन में जो भी पॉलिटिकल पार्टी अगर कोई इन सारी चीजों के बारे में चर्चा करेगी तो शाम को ईडी उनके घर में चली जाएगी। उसका मेन पर्पज यही है कि उनके पास इतनी प्रॉपर्टी, जब वो पावर में रहे 91 ऑनवर्ड, ये लिबरलाइजेशन की जो पॉलिसी है, उदार नीतियां जो है,
इसमें सारी पॉलिटिकल पार्टी कभी ना कभी पावर में रही हैं, और पावर में रहने के बाद उन्होंने क्या कुछ किया है ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। तो ईडी और सीबीआई तो किसी को भी घेर सकती है, तो परंतु इसमें देश के आम नागरिक को कितना कष्ट झेलना पड़ रहा है, पेट्रोल का क्या रेट है, डीजल किस भाव बिक रहा है, गैस किस भाव बिक रहा है, और खाने की चीजें जो हैं वो बाजार में जो 300 रुपये रोज कमाता है उसको वो क्या खाएगा और क्या वो बच्चों को पढ़ाएगा, कैसे शादियां करेगा, ये तो किसी के ध्यान में ही नहीं है। तो जो आप कह रहे हैं वो सिर्फ पोलराइज करना है लोगों के सेंटिमेंट्स को अगेंस्ट माइनॉरिटी, और वोट लेना है, फिर दोबारा 24 में पावर में आना है, ये मोटा मोटा एजेंडा है। और इसमें सारे जितने भी हमारे नेशनल टीवी हैं एक आधे को छोड़ के, और आप जैसे तो पत्रकार तो महान है जो ऐसी वार्ता आपने रखी है, परंतु नेशनल टीवी में तो जो कुछ चल रहा है वो तो लोगों को बिल्कुल ऐसा भ्रमित करने वाला मामला चल रहा है 24 घंटे। इवन के कोई पत्रकार अखबार में लिखने से भी पता नहीं क्यों डर रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा हमारे को। परंतु ये देश जो है अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी को फेस कर रहा है, और मेरे ख्याल से ये इमरजेंसी से भी ज्यादा खतरनाक दौर चल रहा है कि जो सोसाइटी को इतना शार्पली डिवाइड करके आपस में भाइयों को एक से जो गंगा जमनी तहजीब की बात करते थे वो तो डिस्ट्रॉय कर दी इन्होंने, एकता और वो उसकी अखंडता की बात तो बहुत दूर की बात रह गई है। तो इसलिए मेरे हिसाब से देश का मजदूर त्राही त्राही कर रहा है, उसके पास नौकरी नहीं है, बच्चे भूखे मर रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि हमारा देश जो है वो बहुत तरक्की कर रहा है, बहुत आगे जा रहा है, बहुत। अभी ये मैं पूछना चाहता हूं कि अगर देश के अंदर इतनी महामारी की वजह से गुर्बत आ गई तो ये 2 हवाई जहाज 17,000 करोड़ रुपए खरीदने की क्या प्रायोरिटी है कि प्रधानमंत्री जो है वो 8,500 करोड़ के हवाई जहाज में कहाँ जाएंगे, राष्ट्रपति कहाँ जाएंगे, पार्लियामेंट को तोड़ के अपना उसको दोबारा से नया बना देंगे, ये कोई प्रायोरिटी आइटम है क्या? जो कमांडर साहब बोल रहे हैं कि वो हमारी डिफेंस नीति जो है वो जगजाहिर होनी चाहिए सबसे पहले तो, परंतु ये ऐसे काम कर रहे हैं जो कभी भी इनको मैंडेट नहीं मिला, और पूरी कोल माइन को बेच रहे हैं, अडानी के कोले को बाहर से 10 गुनी कीमत से वापस मंगा रहे हैं, उनको छूट दे रहे हैं बेचने के लिए बाहर का कोला जो है। इसी तरीके से रेलवे को बेच रहे हैं। वित्त मंत्री ने ओपनली ऐलान कर दिया कि हमारे को 4 लाख करोड़ रुपया उसको बोलते हैं कि मोनेटाइजेशन, उसको हम गिरवी रखेंगे 99 ईयर्स के लीज के लिए। रेलवे स्टेशन लीज पे रख रहे हैं, 99 ईयर्स के लिए बेचे जा रहे हैं। रेलवे कॉलोनियां बेची जा रही हैं, 600 कॉलोनियां। रेलवे की गाड़ियां जो जिसके वंदे भारत की बात कर रहे हैं ये कि उनको बेच देंगे हम, उसमें आम नागरिक को क्या फायदा हो रहा है ये मेरे को समझ से बाहर है। गरीब आदमी गरीब होता चला जा रहा है, और इतनी देश के अंदर जो गरीबी और अमीरी में खाई पैदा कर रहे हैं, ये एक देश के लिए बहुत बड़ा खतरा है हमारे सामने। ये बहुत बड़े बड़े सवाल हैं, मैं समझता हूँ इनके ऊपर जरूर कोई ना कोई हल देश की जनता ही निकालेगी, जिस पर हमारे को भरोसा है। बहुत बहुत धन्यवाद।